नमस्कार मेरे भाइयों। आज का जो हम सेशन लेके आए हैं वो बिहार दरोगा के लिए इतना महत्वपूर्ण है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और आप सबको पता ही होगा कि दरोगा में ज्ञान बिंदु का ही धमाल मचता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तेलंगाना में किया गया है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजना हेतु फंड आकर्षित करने के मामलों में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामले में जो प्रथम स्थान है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आयोजित किया गया? तो वह दोस्तों है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। और भुवनेश्वर जो है दोस्तों ओडिशा की राजधानी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मानियाचिवाड़ी पंचायत को मिला। यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो मानियाचिवाड़ी पंचायत है ना, ये संबंधित है आपका महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? तो वो दोस्तों है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहां किया था? तो दोस्तों भारत ने ये जो आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया है ना, ये किया है आपका चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह है ज्योति योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सक्षम ऐप की संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों ये जो जारी किया गया है ना, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन नंबर 1, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाए गए हैं ना, ये है चंद्रशेखर गौरीनाथ कहराडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो IGCAR है, इसका फुल फॉर्म इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों ये जो PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है, ये शिक्षा मंत्रालय ने की है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? दोस्तों यह फिलीपींस देश है, ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस देश में ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का सहयोग ले रहा है? तो दोस्तों ये है जापान का सहयोग ले रहा है। भारत जापान का सहयोग ले रहा है। और जापान का जो स्पेस एजेंसी है दोस्तों, उसका नाम है जाक्सा। दोस्तों चंद्रयान जो प्रथम हुआ था ना, चंद्रयान प्रथम वो 2008 में हुआ था। चंद्रयान जो द्वितीय हुआ था
वो हुआ था 2019 में, और चंद्रयान जो तृतीय हुआ था वो हुआ था 2023 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्नल को नदी में पुनः लाया गया? तो दोस्तों ये जो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से क्या थी? तो दोस्तों जो इस बार का थीम था ना, ये था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था वो 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ये है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा। तो दोस्तों ये जो अक्टूबर में जो तूफान आया था दाना, इससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है? तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये जो दाना तूफान का नामकरण जो हुआ है ना, इसने कतर ने किया है। दाना जो नाम दिया गया है ये कतर के द्वारा दिया गया है। हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? जो हाल ही में आयोजित हुआ है उसका शुभंकर है चांद, ऑप्शन नंबर डी, चांद। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों ये 6,000 रुपए दी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6,000 रुपए। अगला प्रश्न है, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये जो किए गए हैं बनावली से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये आज का जो प्रश्न है हमारा मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से। अशोक, तो दोस्तों अशोक जो है ना ये देवान प्रिय, देव नाम प्रिय से इनको संबोधित किया गया था। समुद्रगुप्त जो है ना दोस्तों ये थे, इनको अश्वमेघ पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तथा जो कुमार गुप्त प्रथम है इनको महेंद्रा द्वितीय। तो आपका हो जाएगा 1 का 2, समुद्रगुप्त का हो जाएगा 1, चंद्रगुप्त का 4 और कुमार गुप्त का 3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? तो दोस्तों ये जो थे ना ये नीनो डी कूना थे, ऑप्शन नंबर डी। नीनो डी कूना ने 1530 में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया था। तो 1530 में इसने कोचिन की जगह गोवा को बनाया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। और उस समय जो दिल्ली के शासक थे वो शाह आलम द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, द्वितीय अफीम युद्ध जो 56 से 60 में हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वो किसके विरुद्ध लड़ा गया था? द्वितीय अफीम युद्ध 56 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था चीन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था इसको हम तीर युद्ध के भी नाम से जानते हैं।
तीर युद्ध के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 60 के बीच, इसके अंदर दो संधि हुए थे। 1858 में जो संधि हुई थी वह संधि हुई थी टिएनसिन की संधि, टिएनसिन की संधि हुई थी। और जो 1860 में जो संधि हुई थी वह हुई थी पेकिंग की संधि, पेकिंग की संधि, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। तो दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। और मराठों को किसने पराजित किया था? तो ये किया था आपका अफगानों ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिया था? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने मलाया में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो दोस्तों ये जो आपका पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का जब हमला हुआ था ना, इसके अंतर्गत अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 45 तक चला था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेनिन का उत्तराधिकारी वो कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी, तो दोस्तों ये था स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था? तो दोस्तों ऊष्मागति का जो द्वितीय नियम था वो केल्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड केल्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, ऊष्मागति का प्रथम नियम आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण नियम से। ऑप्शन नंबर बी। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह क्या है? तो दोस्तों जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जो आवृत्ति है वह नहीं बदलती है। बाकी तरंग दैर्घ्य और आयाम और चाल, दोस्तों आप लोग एक बार खुद सोचिए, अगर कोई भी जैसे ध्वनि है साउंड, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम का जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ और होगा, दूसरे का जो होगा वो और होगा। इसीलिए एक से दूसरे में जाएगी तो उसके उस जो चीज है उसमें चेंज जरूर आएगा और उसका तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, जो फ्रीक्वेंसी होती है वह नहीं बदलती। अगला प्रश्न है, अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो स्टेप डाउन जो है ना दोस्तों, इसमें जो है आपका वोल्टेज घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी। स्टेप अप और स्टेप डाउन दो होते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार नाम से भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घट जाएगा और स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, एम्पियर मीटर, चुंबक के ध्रुव। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दोस्तों ये जो आपका दाब है ना, ये अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अदिश राशि और सदिश राशि में आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा, अदिश राशि इसमें क्या होता है कि अदिश अदिश राशि आप लोग नाम से देखेंगे तो अदिश और सदिश, सदिश मतलब हो गया साथ में, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ हो उसको हम सदिश कहते हैं। और अदिश हो जिसमें दिशा ना हो, अदिश, अदिश से आपको नाम से पता चल रहा है अदिश, जिसमें कि आप लोग अदिश देखेंगे तो अदिश मतलब हो गया आपका बिना दिशा के, और सदिश मतलब हो गया दिशा और परिणाम। स से आप लोग रिलेट कीजिएगा साथ में, तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो वो आपका हो जाएगा, ये प्रश्न हो चुका है, दाब हो जाएगा।
गॉड पार्टिकल है, तो दोस्तों जो गॉड पार्टिकल है वो हिग्स बोसान, ऑप्शन नंबर डी, हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है परमाणविक आकार मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा आपका 3, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये लिखते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे एल्युमिनियम का, जैसे ऑक्सीजन का जो संयोजकता है ना वो लिखाएगा एल्युमिनियम पे, और एल्युमिनियम का जो संयोजकता है वो लिखाएगा आपका ऑक्सीजन पे। ये दोनों चेंज हो जाते हैं, इसीलिए ये लिखा गया है Al2O3। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस है। तो दोस्तों ये जो है ना आपका समूह जो 18 है, इसमें सभी तत्व गैस है, और ये जो गैस है दोस्तों इनको उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस कहते हैं। और दोस्तों इनको नोबेल गैस का नाम क्यों दिया गया है, ये भी आप लोगों को सोचने वाली बात है। इनको नोबेल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गैस है ना दोस्तों, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ये रिएक्शन किसी के साथ नहीं करती है, इसीलिए इनको नोबेल गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर के प्रकार है। तो दोस्तों ये जो प्रकार है परमाणु रिएक्टर के, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? दोस्तों जो अम्लीय लवण रहता है ना वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, अम्लीय लवण। और अम्लीय लवण वे होते हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण से बनते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति होती है वो ऑक्सीकरण अभिकर्मक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण अभिकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये आप लोग का इसका एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 9th या 10th का एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो ये जो त्रिपरमाणु अणु होते हैं वो ओजोन होते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। अनिषेचक जनक पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? तो इसमें दोस्तों इसमें बिना निषेचन के अंडे में बदल जाना, उसी को अनिषेचन जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आपको नाम से भी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। दोस्तों जो ओ रक्त वाले होते हैं ना ये डोनर होते हैं, ए भी रक्त वाले प्राप्तकर्ता होते हैं। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। तो दोस्तों ये जो संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी, और इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। मनुष्य में निश्वसित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? तो दोस्तों ये जो होती है 17% होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। और दोस्तों जब सांस लेते हैं तो वो जो उसमें CO2 की मात्रा आपकी हो जाएगी, उसमें होता है 0.03%, जो कि वो हमारे वायुमंडल में है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो लगभग 4% CO2 का मात्रा हो जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो दोस्तों जो उभयलिंगी फूलों के बारे में जो सही है वह है आपका
उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो दोस्तों, पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित रेंगने वाला, अंग रहित पशु। तो दोस्तों जो पर रहित कीड़ा है वो हो जाएगा आपका सिल्वर फिश। उड़ान रहित जो पक्षी है ये तो आप लोगों को पता होगा, कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये न उड़ सकने वाली पक्षी है। अंग रहित रेंगने वाला जो होगा ये भी आपको पता होगा, सांप, जो कि वो स्क्रॉलिंग करता है, रेंगता है। अंग रहित पशु जो है मछली। तो आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2143, ऑप्शन नंबर बी 2143। हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये दोस्तों पोलो खेला जाता है। दोस्तों कुछ खेल के मैदान और उनके खेल जो है ना, ये हर एक एग्जाम में जरूर पूछता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पोलो जो है ना, ये हरलिंगम खेल के मैदान में खेला जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1939 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 जुलाई 1939 में हुई थी। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, पीटीआई समाचार एजेंसी किस देश की है? तो पीटीआई जो समाचार एजेंसी है दोस्तों, ये भारत की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1947 में हुआ था, और इसने कार्य प्रारंभ किया था 1949 में। अगला प्रश्न है, दिस इज अ डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हियर, द वर्ल्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? दोस्तों ये इंग्लिश से है, तो इसमें क्या करना है, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ये इसमें पता करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। चेंज इट इनटू एक्टिव वॉइस। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, इसने पैसिव वॉइस में दे रखा है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन? तो इसका जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा हु स्टोल द चेयर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये नरेशन है, ये चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। प्रश्न स्टेटमेंट दे रखा है, द कैप्टन सेड आल्स आवर वॉइस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट देयर वॉइस वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं? तो दोस्तों ये जो 59 का जो होगा ना, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो दोस्तों जो 60 का आपका बी हो जाएगा, गरीबी, ऑप्शन नंबर बी। सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश, अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है? तो दोस्तों ये अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है ये आपका हो जाएगा कनक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध कहां से है? तो जो प्रेतशिला है ना दोस्तों, ये आपका गया, बिहार के गया जिले में अवस्थित है। बिहार के गया, दोस्तों अभी इसको गया जी नाम बदल के गया जी कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका नाम गया था। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो दोस्तों आपका 63 का शिवहर है ना, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है दोस्तों, ये इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई भी लोकसभा का सीट नहीं है? अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां की गई थी? तो जो पहली बार नगर पालिका का स्थापना आरा में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए।
और ये दोस्तों कब किया गया था? तो ये 1865 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो दोस्तों इसमें से आपका मार्जिन आवश्यकताएं, ये जो है ना ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है। वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों अभी जो है ना बढ़ के 14 कंपनियां महारत्न के श्रेणी में आ गई है। और इसमें से आप लोग पहली है भेल, दूसरा है कोल इंडिया, तीसरा है आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीपीसीएल, गेल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड, पीएफसीएल। दोस्तों पावर ग्रिड को हाल ही में शामिल किया गया था। उसके बाद पीएफसीएल, आरईसीएल जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। उसके बाद है ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। ऑप्शन नंबर सी। विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, तो इसमें जो है ना दोस्तों ये भारतीय रुपया शामिल नहीं है, भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये किया गया था 1997 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 1997 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ये दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को पता ही होगा इसकी शुरुआत 1970 में किया गया था। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों जो माही नदी है ना ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों आप लोग अगर मैप देखेंगे तो उत्तराखंड बनाता है, सिक्किम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी, लेकिन असम नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है? तो दोस्तों ये है आपका पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है? दोस्तों यमुना की बाएं और दाएं तट से कौन आके मिलती है? ये सवाल आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो ये जो है ना हिंडन नदी बाएं तट की नदी है, हिंडन नदी। और दोस्तों दाएं तट की जो नदी है वह होगी आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो नदी है ये दाएं दाएं तट की नदी है। अगला प्रश्न है, किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों ये आप लोग लैटेराइट मृदा जो कि काफी कठोर होती है, इसको ईंटों के निर्माण में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है आपके कृषि जो दिया, इसमें कुछ कृषि के क्षेत्र नाम दिए गए हैं और उसके क्षेत्र पूछा गया है। तो दोस्तों जो पामलू है ना, पामलू, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों ये आपका पामा डाबी ओडिशा से ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है?
तो दोस्तों ये जो है ना आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र का हो, जो जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? दोस्तों जो एस तरंगे है ना, ये केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है, और ये अगर द्रवीय भाग में जाती है तो ये लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एस तरंग आपको नाम से ही पता चल रहा है, एस से सॉलिड। वैसे तो इसका होता है प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी और टर्शियरी, लेकिन एस से आप लोग सॉलिड रिलेट करके चलिएगा कि एस मतलब सिर्फ ये सॉलिड में मूव कर सकती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है अवधि केंद्र। अवधि केंद्र पे रिकॉर्ड किया जाता है प्रथम बार। अगला प्रश्न है 82 नंबर, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? तो दोस्तों जो हिमोड टीला है ना, हिमोड टीला, इसको हम अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो दोस्तों जो आपका ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, इनका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। पहली बार दोस्तों जो पंचायती राज है ना, ये पहली बार राजस्थान में 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में स्थापित हुआ था। इसको लागू किया गया था और राजस्थान के नागौर जिला में। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो 10वीं अनुसूची है ना, ये 1985 में लागू हुआ था और ये दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित है, दल बदल विरोध कानून से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो दोस्तों ये जो लागू हुआ था वो 2005, 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो दोस्तों जो 87 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 6 जो है ना, आर्टिकल 6, इसमें पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार है भारत में। निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? उत्पादन उत्पादन सॉरी दोस्तों, निम्न में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो दोस्तों जो है विधान परिषद है ना, इसका उत्पादन किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 169 के अंतर्गत विधान परिषद का सृजन या उत्पादन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल, दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो दोस्तों जो अपने संविधान का आर्टिकल 17 जो है ना, ये इसको अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? दोस्तों जो संथाली भाषा है ना, संथाली, इसको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, संथाली भाषा को। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली चारों को जोड़ा गया था। मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें।
दोस्तों इसका जो आपका है, आप लोग ये मैथ से रिलेटेड है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 345.39 होगा। सबसे पहले इसने व्यास दे रखा है डायमीटर, तो इसका रेडियस आप लोग निकाल लीजिएगा, 2.1 हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा 2.1। और आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, गेंद जो है ना, गेंद ये होता है आपका गोला, गोल होता है। और इसका जो आयतन होगा वो 4.3 पाई आर क्यू। और इसी पे इस वैल्यू को रख दीजिएगा, तो आपका जो है वो आपका यहाँ से आपका आयतन निकल जाएगा V, यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, गेंद का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, घनत्व जो होता है ना, वो आपको मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से आप लोग इसका जो भी है द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, मास। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी एपी इतना का 9वां पद ज्ञात करें। तो दोस्तों ये भी मैथ से रिलेटेड है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों एन जो होता है ना, ये एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, और ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है। पहला जो पद है उसको हम ए बोलते हैं, और एन होता है जितना नंबर ऑफ टर्म हो उसको एन बोलेंगे। और डी हो जाएगा वो कॉमन डिफरेंस। इसको हम कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 29 में से 23 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका 6 हो जाएगा। इसको वैल्यू पुट करके आप निकाल लेना। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में पुलिस को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, राइटर को। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ उल्टा कर दिया है। जैसे POLIC है तो ई को पहले लिख दिया है, सी को बाद में, आई को फिर उसके बाद, ऐसे करके। तो इसका हो जाएगा RETIRW। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है। दोस्तों गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या है। दोस्तों ऐसे जब भी आपका प्रश्न आए ना, तो आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आदमी क्या है। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट देख लेंगे आदमी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा गुलाब, ऑप्शन नंबर बी। नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है। तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए। काफी आसान आसान इस मैथ और रीजनिंग इसमें पूछता है। दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों का 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये आप लोग देख लीजिए, एक छात्र का 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों का 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। मतलब इसका ये हुआ कि 244 और प्लस 12% जो होगा ना, ये 340 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसको देखेंगे तो 12% हो जाएगा आपका 96, एक हो जाएगा आपके 8 के बराबर, तो 100% आपका 800 हो जाएगा। 100% आपका 800। बहुत ही आसान पूछता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 10% की दर से वृद्धि हो रही है, मतलब 10 का जो होता है ना 11 हो जा रहा है, और फिर से 10 का 11 हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 और 121। इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या, मतलब वृद्धि के बाद उसकी जो जनसंख्या है वो इतनी है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम जो 100% है निकाल लेंगे। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4500, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्रम में दी गई 5 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं का औसत इतना
तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 34 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों ये एवरेज से रिलेटेड है। पांच संख्याओं का 32 दे रखा है, तीन संख्याओं का 28 और अंतिम तीन संख्याओं का 34। तो ये दोस्तों ये आसान है, आप लोग देख लेना। ये 28 हो गया, 32 हो गया और 34। दोस्तों आप लोग एक बार देखेंगे तो 32 से ये कितना कम है? 4 कम है, और ये 32 से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग का कौन सा निकालना है? पहली दो संख्याओं का औसत। तो इसको आप लोग रिलेट करके आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 आंसर आएगा। दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से उधार ली गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 80 है, तो उस धनराशि क्या होगा? दोस्तों 2 वर्ष का जो सीआई जो पूछता है ना, उसका डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है PR² बटा 100²। तो यहाँ पे जो धनराशि पी पूछ रहा है, इसको आप लोग इस फॉर्मूला पे रख के निकाल सकते हैं। और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्तों, जैसे 20% दिया है ना, तो अगर इसको हम इसे रेशियो में निकालेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। और इसका जो अब हम इसके तीन इसके 3 गुना करके और +1 कर देंगे, तो वो जो आएगा उसका आपका कॉमन डिफरेंस का जो कॉमन डिफरेंस नहीं दोस्तों, जो सीआई है उसका वो डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको आपको समझाना पड़ेगा। आप लोग इस फार्मूला पे डायरेक्ट रख के और ऐसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महिला धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा के प्रतिकूल दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग धारा के अनुकूल, जब धारा के साथ जाती है तो x + y बराबर आपका हो जाएगा 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 9, और धारा के प्रतिकूल जो है वो 49 में 7 से करेंगे तो ये 7, और उसके बाद ये सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो 100 प्रश्न का जो सेशन है वो समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग 100 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।